अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फ़ाइल मैनेजमेंट तक कवर कर लिया था। आप लोगों का कोई सवाल वग़ैरह, कोई कमेंट्स में कोई क्वेरी किसी की नहीं आई, तो मैं यही अज़्यूम कर सकता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया, या तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया। किसी को अगर कोई सवाल हो तो वो मेरे से पिछले वीडियो के रिलेटेड भी पूछ सकता है कमेंट के अंदर। और अगर इसमें भी किसी को कोई सवाल होगा लेटर ऑन, तो वो इस वीडियो के नीचे भी जो है वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट तक हमने कवर कर लिया था। अब हम आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ। पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। अच्छा, मैनेजमेंट बेसिकली आपको पता होगा, आप इस वर्ड से जो है फेमिलियर भी होंगे, सुनते होंगे रोज़। मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को मैनेज करना। अच्छा, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बेसिकली हमारा वो प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा होता है। जैसे इस वक्त मैंने क्रोम खोला हुआ है, ये एक प्रोसेस है जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं हम। A process is a job or activity to be performed by the system. Process management manages creation, deletion, suspension, and resumption of processes. The term process refers here to program code that has been loaded into a computer's memory for execution by the central processing unit. In a multi-programming system, there will be a number of computing processes. The the operating system must ensure that each processes get a fair share of the CPU's time. The OS decides the order in which processes have access to the processor and how much processing time each process should get. This function of operating system is called process scheduling. अच्छा, बेसिकली हमारी जो भी कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं या जो भी हमारे प्रोसेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वो सब हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर होते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी आपको बता दूं क्या होती है। जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है बेसिकली वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, आप कंप्यूटर का जो फ़ोल्डर होता है उसके अंदर आप जाते हैं तो आपके पास लोकल डिस्क सी आता है, ये इस तरह करके ई भी होता है, किसी का डी भी होता है, एफ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। बेसिकली ये हमारे पास, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अंदर हमारे सब प्रोग्राम्स वगैरह जितने भी जो हमारी फाइल्स होती हैं वो सब इसी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी को जो है वो मैनेज कर रहा होता है सीपीयू। सीपीयू जो है वो मैंने आपको क्लास में बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करता। उसको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो मेन मेमोरी के पास जाता है। मेन मेमोरी वो होती है जो हमारी रैम, रैम को हम मेन मेमोरी कहते हैं। जैसे कि अगर इसने किसी ने क्रोम ओपन करना है, क्रोम ओपन करने के लिए जब सीपीयू को सीपीयू के पास कमांड आएगी कि यूज़र ने जो है वो क्रोम ओपन करना है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्ट मेन मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से क्रोम को उठाएगा और जब हमें स्क्रीन पे शो कर देगा। अच्छा, इसको जो है मैं आपको विजुअली जो है वो पूरा बताता हूँ कि ये किस तरह होता है, ठीक है। मैं वर्ड के ऊपर आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पर जो है वो हमारे प्रोसेस पड़े हुए। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा सॉरी प्रोसेस नहीं है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी है, इसके अंदर हमारी ये प्रोसेस पड़े हुए हैं। ये प्रोसेस वही है, ये जो हमारी, आपको दिखाता हूँ, लोकल डिस्क सी के अंदर जो फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं हमारी, यही हमारे प्रोसेस हैं, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मौजूद है। अब सीपीयू जो है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाता। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कोई फाइल ओपन करनी है तो
सीपीयू इसके पास सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाएगा, उसको पहले जो है वो मेन मेमोरी से रहता है। तो ये जो जितने भी प्रोसेस हैं ये सब उठ के मेन मेमोरी में आएंगे, फिर यहाँ से सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ये प्रोसेस यहाँ से उठ के मेन मेमोरी के अंदर कौन लेकर आएगा इसको? इसको जब मेन मेमोरी के अंदर लेकर आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है कि वो यहाँ से इस प्रोसेस को उठाकर मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। अच्छा, ये हमारे पास, सॉरी, वो वाले जो प्रोग्राम्स थे वो हमारे पास अब मेन मेमोरी के अंदर हम उसको ले आए। हमसे मुराद कि ओएस इसको लेके आए। अच्छा, ये जब यहाँ पर थे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मौजूद थे, तब तक हम इसको क्या कह रहे थे? ये प्रोग्राम्स थे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो P था, सॉरी, ये जो P था हमारे पास ये प्रोग्राम था। यही P जब इसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर आया तो हमने इसका नाम चेंज हो गया प्रोग्राम से, अब ये प्रोसेस बन गया। जब भी कोई प्रोसेस की बात होगी तो आप समझ जाना कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है। वही पहले प्रोग्राम था, अब वो प्रोसेस कहला रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया हो तो वो सेम वही चीज़ मेन मेमोरी के अंदर भी होगी, लेकिन क्या है वो अब उसका नाम चेंज हो गया, प्रोसेस हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ओएस यहाँ से प्रोग्राम उठा रहा है और क्या कर रहा है, मेन मेमोरी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब भी सीपीयू को किसी भी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, सीपीयू को प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों होती है? मतलब सीपीयू खुद से कुछ नहीं कर रहा होता, हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी यूज़र को किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना होता है तो वो क्या करता है कि सीपीयू के पास सबसे पहले कमांड जाती है कि यार किसी यूज़र ने जो है वो कोई प्रोग्राम ओपन करना है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जाता है मेन मेमोरी के पास, जहाँ पे जाके वो प्रोग्राम्स को उठा के लेके आता है। मिसाल के तौर पर मैंने क्रोम ओपन करना है, ठीक है, यानी गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो विजुअली बता देता हूँ। और एग्जांपल, इसका कलर वाइट रख देते हैं। ठीक है, जब भी सीपीयू जो है वो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करता है या किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करता है तो वो मेन मेमोरी के पास जाता है। जब मेन मेमोरी के पास जाएगा तो जब हम मेन मेमोरी से जब वो वापसी सीपीयू के पास आएगा, ये जो प्रोसेस होते हैं ये वापसी जो है वो सीपीयू के पास आते हैं। यहाँ से जब इसने इसको उठाया तो अब ये वापसी जो है वो सीपीयू के पास आएगा। जब सीपीयू के पास आएगा तो सीपीयू जो है वो इसको हमारे स्क्रीन पे शो कर देगा। तो हमारे पास जो है वो एक यहाँ पर सामने जो है स्क्रीन पे गूगल का पेज नज़र आने लगता है। ठीक है, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप क्रोम खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने यही चीज़ आ रही होती है। यहाँ पर ठीक है, इस तरह जब आपके पास सीपी जो एग्जीक्यूट करता है तो आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो क्रोम ओपन हो जाता है और आपके सामने गूगल आ जाता है। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ होती है कि
अगर एक सीपीयू है तो एट अ टाइम जो है वो एक ही प्रोसेस को टाइम दे सकता है। 2 प्रोसेस एक साथ नहीं चल रहे होते, एक ही चल रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये एक प्रोसेस खोला हुआ है, ठीक है? और साथ में ये दूसरा ओपन है, ठीक है? लेकिन आप देख रहे हैं कि एट अ टाइम मेरे स्क्रीन के सामने एक ही पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस वर्ड की फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी कॉम की फाइल जो है पीछे चली जाएगी। ये देखिए पीछे चली गई। इसका क्या मतलब है कि एट अ टाइम जो है वो सीपीयू एक ही प्रोसेस को एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन हाँ जी, जहाँ पर कहीं भी मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होगी वहाँ पर ये होता है कि एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो मैनेज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, हम अपने प्रोसेस को देख भी सकते हैं कि हमारे प्रोसेस इस टाइम जो है वो कौन कौन से प्रोसेस ओपन है। उसको देखने का तरीका ये कि आप स्टार्ट पे जाके लिखेंगे टास्क मैनेजर, तो यहाँ पर आपके सामने प्रोसेस आ जाएंगे। ये सब प्रोसेस, ये देखिए मैंने इस टाइम क्रोम चला रहा हूँ तो ये क्रोम का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? इसी तरह जूम ओपन है, जूम का भी जो है वो इस टाइम प्रोसेस बैकग्राउंड पे चल रहा है। अच्छा, एप्लीकेशंस पे हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएंगे। ये एप्लीकेशंस मैंने ओपन की हुई हैं इस टाइम पे। देखिए वर्ड भी ओपन है आपके सामने, जूम भी है, ठीक है? मैंने फाइल्स भी खोली हुई हैं और जो है वो क्रोम का जो है वो क्लास 9 की जो है वो पीडीएफ भी मैंने ओपन किया हुआ है क्रोम के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमारे टास्क मैनेजर के ऊपर शो हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट है यूज़र मैनेजमेंट। रीडिंग कर लेते हैं पहले। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी of administrators to control user access to various computer resources like software input output devices, storage system, network, etc. अच्छा, यूज़र मैनेजमेंट से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि यूज़र को मैनेज कर रहा है। यूज़र क्या होता है? बेसिकली हम जो किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो यूज़र होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है? हाँ, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर एक ही है, हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि अब एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ है और एक अकाउंट मेरे भाई ने बनाया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हर यूज़र का अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। यानी अगर मैंने अपने अकाउंट के अंदर जो चीज़ें सेव की होंगी वो जब मेरा भाई अपना अकाउंट खोलेगा तो उसके अंदर उसको नज़र नहीं आएगी। हालांकि लैपटॉप एक ही है, लेकिन क्या है कि वो यूज़र मैनेज हुआ हुआ है कि जब वलीद खोलेगा, मतलब मैं खोलूँगा, तो सिर्फ़ मेरा ही जो है वो अकाउंट के अंदर जो चीज़ें वो शो हो रही हों। जब मेरा भाई खोलेगा तो उसकी जो चीज़ें होंगी वही सेम चीज़ें उसको शो हो रही होंगी। यानी मिसाल के तौर पर इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि फ़ेसबुक है। फ़ेसबुक के अंदर जो आप आईडी बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी आईडी है। मेरी आईडी जब मैं लॉगिन करूँगा तो सिर्फ़ वही चीज़ नज़र आएगी जो मैंने अपने आईडी के अंदर सेव की हुई है, जो मैंने पोस्ट की होगी या शेयर की होगी। लेकिन वही मिसाल के तौर पर साद है, ठीक है? साद ने जो है वो अपनी फ़ेसबुक की आईडी लॉगिन की तो जो मेरी प्रोफ़ाइल होगी वो उसको नहीं शो हो रही। उसकी जो अपनी प्रोफ़ाइल है, उसकी अपनी प्रोफ़ाइल की चीज़ें उसके अंदर शो हो रही हैं। यानी उसकी उसके जो फ्रेंड्स होंगे, उसके अलग फ्रेंड्स होंगे, मेरे अलग फ्रेंड्स शो हो रहे होंगे। तो ये क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आती है बारी टाइप्स ऑफ इंटरफेस। An interface is a program that allow a user to interact with a computer or another computer or a network. अच्छा, इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम यूज़र से इंटरेक्ट जो कर रहे होते हैं, मतलब यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है कंप्यूटर से, वो एक इंटरफेस है। जब अपना कंप्यूटर खोलते हैं, कोई सामने स्क्रीन नज़र आती है, वो एक इंटरफेस है। आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, आपको जो सामने नज़र आ रही होती है पहली स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन या मुख्तलिफ स्क्रीन जो आपको मिलेगी, वो सिर्फ़ एक इंटरफ़ेस है जिसके थ्रू आप जो है वो अपने कंप्यूटर को या अपनी एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ेसबुक की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने फ़ेसबुक खोली, ठीक है? ये फ़ेसबुक के आपको इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है, जहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो ईमेल डालनी पड़ेगी, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक फ़ेसबुक इंटरफ़ेस है जिसके थ्रू आप फ़ेसबुक चला सकते हैं, ठीक है? अगर ये ईमेल और पासवर्ड ना हो तो आप फ़ेसबुक, मतलब आप कनेक्ट नहीं कर सकते फेसबुक से, एक इंटरफ़ेस उन्होंने दिया हुआ आपको। इसी तरह अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो आपको ये इंटरफ़ेस दिया हुआ है कि इस तरह आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? और फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको साइन अप करेंगे, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, मतलब मिसाल अगर मैंने नाम डाला वलीद अब्बास, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह डाला, ठीक है?
तो जब मैं इसको साइन अप कर दूँगा, तो जब मैं अपनी प्रोफ़ाइल खोलूँगा तो वहाँ पे मुझे अपना नाम नज़र आ रहा होगा। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर डाल रहा हूँ वो मुझे रिसीव भी हो रही है। तो सेम यही बात इसमें लिखी हुई है कि यूज़र इंटरफेस अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम और डिवाइसेज़ दैट अलाउ अ यूज़र टू एंटर एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। हम एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नाम एंटर कर रहा था और फिर मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव भी हो रही है, ठीक है? अच्छा, वो कह रहा है कि मेनी टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस 2 जो है वो बहुत कॉमन इंटरफेस है। कौन-कौन से? एक सीएलआई और एक जीयूआई। अच्छा, सीएलआई क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस is a screen or text-based representation in which the user types the command on a place called prompt to operate the computer. Command contains strings of characters. CLI is difficult to use because the user has to remember the commands and their syntaxes, but it is fast in use because text mode takes less resources. It was primarily provided to users by computer terminals on Unix and personal computers including MS-DOS and Apple-DOS. अच्छा, पुराने ज़माने में जब आजकल के ज़माने में जो कंप्यूटर हैं इस तरह के नहीं होते थे। पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर थे उनके जो इंटरफ़ेस होता था, जो स्क्रीन सामने नज़र आ रही होती थी, वो इस टाइप की होती थी, जो ब्लैक टाइप, ठीक है? यानी आज देखिए, जब मैं आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है, ठीक है? इस स्क्रीन के ऊपर आपको सामने देखिए वॉलपेपर भी लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ से आपको पता चल रहा है ये स्टार्ट का ऑप्शन है, जो मतलब मिसाल मुख्तलिफ जो है वो आइकन्स बने हुए हैं जिसके ज़रिए आपको समझ आ रही है कि यार किसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और मैंने क्या काम करना है, ठीक है? यानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ को कि यार अगर मैंने क्रोम खोलना है तो मुझे यार किसी चीज़ की याद मतलब कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यार क्रोम खोलने के लिए मुझे यार ये लिखना पड़ेगा तो फिर क्रोम खोलेगा, नहीं। आप डायरेक्ट स्क्रीन खोलते हैं, स्क्रीन ओपन होती है आपकी, आप डायरेक्ट जो है वो इस पे क्लिक करते हैं, आपका क्रोम ओपन हो जाता है, ठीक है? लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपको हर जो है वो काम करने के लिए कमांड्स लिखनी पड़ती थी, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर आपने क्रोम ओपन करना है, ठीक है? आप क्रोम ओपन करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, या आपने जो है वो जैसे आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ वाई-फाई की। वाई-फाई का पासवर्ड आपने चेक करना है, ठीक है? वाई-फाई का पासवर्ड आपने चेक करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाएँगे, प्रॉपर्टीज़ पे आपके यहाँ पर आपने सॉरी शो कैरेक्टर्स पे आपने किया, तो आपको जो है वो पासवर्ड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी उस पासवर्ड शो करने के लिए, यानी आपको हर चीज़ के लिए कमांड याद करना चाहिए। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप जो है वो कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल कंप्यूटर के अंदर भी है ये चीज़, लेकिन इतने इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है? हम आम यूज़र इसको इस्तेमाल नहीं करते, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वगैरह वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप मुख्तलिफ कमांड्स लिखते हैं और आपने कोई भी काम करना हुआ वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कमांड जो है वो लिख के दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको जो है वो पता लग जाएगा कि आपके जो वो आपके जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके साथ कितने यूज़र अटैच है, कितने जो है वो इंटरनेट कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा ये देखें, मेरे सारे यूज़र प्रोफाइल आ गए कि इतने यूज़र मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुके हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें लिटिल मास्टर्स। मैंने अपने स्कूल का इंटरनेट भी कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ, तो उसका नाम भी शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं साइबर नेट वली, जो कि मेरे इस टाइम घर के इंटरनेट के साथ मेरा लैपटॉप कनेक्ट हुआ हुआ है। ये देखें साइबर नेट वली, ये वो भी शो कर रहा है, ठीक है? इस तरह आपको हर काम करने के लिए आपको कमांड याद रखनी पड़ रही थी। लेकिन आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास वो कौन से हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये क्या होता है? GUI provides user friendly environment where user can interact with computer through graphical objects such as menus, icon, button and other graphical objects. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आजकल के ज़माने में है वो यूज़र फ्रेंडली, यानी जो यूज़र है, जो हम इसको किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि वो उस चीज़ को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अभी कोई एक अनपढ़ बंदा भी है, वो भी इस कंप्यूटर को चला सकता है। यानी आजकल के छोटे बच्चे भी अगर आप उनको मोबाइल दें, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक छोटा भांजा है, आप उसको मोबाइल देंगे तो उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो डायरेक्ट उसको पता है यूट्यूब का वो आइकन देखेगा रेड कलर का, उसको पता है कि यूट्यूब है, वो डायरेक्ट लगा देगा वहाँ पे। क्लिक करेगा उसपे और यूट्यूब को ओपन कर लेगा। तो ये क्या है कि आजकल की जितनी भी जो नई-नई कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए-नए मोबाइल्स वगैरह, उनके अंदर यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि उसके अंदर मेन्यूज़ वगैरह,
आइकन्स बने होते हैं, बटन्स बने हुए हैं और दूसरे मुख्तलिफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के साथ आइकन बना हुआ है कैलकुलेटर का। अगर किसी को कैलकुलेटर पढ़ना नहीं आना तो वो कैलकुलेटर को देख कर समझ सकता है कि यार ये कैलकुलेटर है, ठीक है? तो ये बेसिकली जीयूआई की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इट इज़ ईज़ी टू यूज़ और यह इसको आप आसान से इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? Are supposed to just click on a picture to run commands without memorizing them, वही वाली बात है। GUI is slower than CLI as graphical mode takes more memory and resources। अच्छा, GUI जो है वो CLI से स्लो है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक पिक्चर्स हैं, पूरा और पूरा प्रोग्राम जो है वो बना हुआ है, ठीक है? तो उस प्रोग्राम की जो वो ये जितनी भी आइकन्स वगैरह ये बने हुए हैं, ये कहीं न कहीं हमारे पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव हो रहे होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई पिक्चर होती है वो टेक्स्ट से ज़्यादा जगह घेरती है। टीवी पिक्चर्स वगैरह जो आइकन्स वगैरह की जो पिक्चर्स होती हैं, ये इसकी वजह से जीयूआई थोड़ा, हालाँकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, देखिए आप मैंने सिंगल क्लिक किया, एकदम ओपन हो गया। आपको तो फिलहाल जो लग रहा है कि बहुत तेज़ है, लेकिन उसके मुकाबले में ये बहुत स्लो है, ठीक है? अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं जीयूआई की? विंडोज़ जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है। इसी तरह आईओएस इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफ़ोन का जो मोबाइल है वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो आजकल जितने भी नए मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब जीयूआई बेस्ड है। कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है कि आपने जो है वो गैलरी ओपन करनी है अगर मोबाइल की, तो आप जाके वो खुद कमांड टाइप कर रही हैं कि गैलरी ओपन, फिर जाके गैलरी ओपन। आप डायरेक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं और आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, ठीक है? तो आजकल की जितनी भी नई कंप्यूटर, मोबाइल मशीन्स आ रही हैं, वो सब जीयूआई बेस्ड। अच्छा, हम इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर शायद हम सिर्फ सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ही पढ़ें। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है और अगर कोई शर्मा रहा है, तो वो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।